नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है उत्तराखंड में फुटबॉल खेल व उसकी चुनौतियाँ, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान हैं श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि एक नेशनल फुटबॉल कोच और एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री प्रवीण सिंह रावत जी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी और फुटबॉल कोच हैं। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि फुटबॉल खेल के बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री और थोड़ा सा इसके खेल के बारे में बताइए हमें। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे ज्ञान है और उसके 1939 का ग्राउंड है, पवेलियन ग्राउंड, एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ग्राउंड रहा है और उत्तराखंड शुरू से ही फुटबॉल का हब रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस ज़माने में जब 1939 में ब्रिटिश काल में जब यहाँ पे अंग्रेज़ लोग रहे हैं, तो उस ज़माने में 40 से लेके 50 तक, 55, 60 तक कम से कम यहाँ पर ब्रिटेन की टीमें यहाँ पे आई, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की टीमें यहाँ पर आकर फ्रेंडली मैच खेली हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग ली है। और उसके बाद फिर दौर आया 60 से लेकर 70, 75, 80 तक का। उसमें भी यहाँ पर फिर गोरखा राइफल आई, गोरखा ब्रिगेड आई, गढ़वाल की टीमें आई। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी टीमें यहाँ पे लड़कों, जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी थे, उसमें उन्होंने अच्छे पार्टिसिपेशन किया। और वो टीम, एक दौर जो था, इंडियन टीम जब उस समय वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर रही थी और नंगे पैर खेली थी। मतलब आपको बताना चाहूँगा, तो उस समय देहरादून से 7 प्लेयर खेला करते थे। जी। तो एक बहुत स्वर्णिम दौर रहा है उस टाइम पे और अच्छा इतिहास रहा है फुटबॉल का। क्योंकि अगर हमारे जो विचार से और जो हमारे उससे जो पुराने लोगों से अगर दो राय ना हो, तो कलकत्ता से पहले देहरादून फुटबॉल का हब रहा है। जी जी। तो बहुत अच्छा दौर रहा है फुटबॉल का और उसको हम याद करते हुए आज भी उसको, उस दौर को हम लोग वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जी। प्रवीण राज जी, आप हमें थोड़ा सा फुटबॉल गेम के बारे में बताइए कि इस गेम का जो टेक्निकल है या कैसे इसको खेलते हैं, कैसे इसको खेलते थे पहले, या क्या क्या इसमें चेंजेस अब हुए हैं, थोड़ा सा इस गेम के बारे में हमें बताइए। पहले जो आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो फुटबॉल के पहले एक चमड़े की बॉल से खेला जाता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जी। तो फुटबॉल में काफ़ी विकास हो रहा है। जी। सबसे पहले हम ग्रास रूट को लेकर चलते हैं। ग्रास रूट एक ऐसा, ग्रास रूट में जो भी खिलाड़ी खेलते हैं, उनको सबसे पहले बेसिक सिखाया जाता है। जी। जब तक आपका बेसिक नहीं स्ट्रांग होगा, जब तक आपका मतलब बेसिक में आपका हेडिंग आ जाता है, थ्रोइंग आ जाता है और इनसाइड ऑफ द फुट आता है, उसको प्रॉपर एक बड़े लेवल पे प्लेयर जाने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो आजकल की जो जनरेशन है, तो वो ये चाहती है कि मतलब हम भी, मैं अब एज एक उत्तराखंड के लिए जो आने वाला जो बच्चे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम भी एक अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेलें और अपना बेसिक और एक अपने भारत को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। हाँ, जैसे हम इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात अभी कर रहे हैं कि हम इसमें जैसे ग्राउंड है, उसका परफेक्ट डायमेंशन होगा कि इतने मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा, 11 खिलाड़ी, उसके बारे में थोड़ा हम पे प्रकाश डालिए कि वो एक्चुअली में क्या है उसमें। सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 110 का जो ग्राउंड होता है इंटरनेशनल लेवल का, जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, और जो उसके और 75 उसका विड्थ होती है और लेंथ उसकी 110 मीटर की लेंथ होती है। और उसमें जो पोल होते हैं 8 फीट का हाइट का होता है और 24 उसकी फीट की उसकी विड्थ होती है। तो इस तरीके से जो ग्राउंड है, ग्राउंड जो इंटरनेशनल लेवल पे आज भी है, जो पहले भी था और आज भी वही ग्राउंड है, पर जो ग्राउंड में बहुत 90 मिनट्स का जो गेम होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है एक व्हील पावर 90 मिनट्स के गेम्स के लिए। और जो ग्राउंड मेन है कि ग्राउंड की जो ग्रासी ग्राउंड ज़्यादा अगर हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि अब तो दौर आ चुका है, अब तो एस्ट्रोटर्फ पे ग्राउंड हो चुके हैं मैक्सिमम, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी हो चुके हैं, वर्ल्ड में भी हैं। और फुटबॉल का ग्राउंड को अगर डेवलप करने के लिए उसके टेक्निक इसके लिए सबसे, क्योंकि अगर खिलाड़ी का हमें अच्छे चाहिए तो ग्राउंड का मेंटेनेंस जरूरी है। अगर ग्राउंड हमारे पास अच्छे होंगे तो खिलाड़ी ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रतिभा निकले। क्योंकि अगर अनबैलेंस ग्राउंड होते हैं, पर एक पुराना दौर था जिस जमाने में नरसिंह गुरुंग जी खेले, अमर बहादुर थापा खेले, अमर बहादुर गुरुंग जी खेले, सीवी थापा जी खेले, आपके शेर सिंह रावत जी खेले, तो हमारे दादाजी भी खेले जमाने में। तो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बॉल होती थी, चमड़े की बॉल, जिसको बहुत हैवी बॉल होती थी, और एक उस दौर में भी कई खिलाड़ी खेले और इंडियन टीम में खेले। 7 खिलाड़ी फर्स्ट लेवल में खेलते थे,
तो वो भी दौर था, और ग्राउंड क्योंकि अनबैलेंस था, पर उन बच्चों पे टैलेंट और पोटेंशियल था। आज भी दौर है, कि आज क्वालिटी और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल चुकी हैं, ग्राउंड बहुत अच्छे बनने लग गए हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा है, तो स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा डेवलप होने लगी है। उसके बाद बीच में दौर आया, हमारे बीच कमल नयन वर्तवाल जी खेले इंडियन टीम में, हमारे बीच विक्रम बिज जी खेले, माधवर सिंह जी खेले, और मनीष मैथानी जी खेले, जतिन बिज जी खेले। तो जो फिर बीच का एक दौर आया, वो भी अच्छे टीम में, भारतीय टीम में खेले। तो उसके बाद फिर एक कमल सिंह रावत जी खेले, उसके बाद फिर एक दौर आया जो आज का दौर है। आज के दौर में भी हमारे जो उत्तराखंड के लड़के हैं, जिसमें जितेंद्र बिष्ट है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। मतलब फीफा वर्ल्ड कप खेलना एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उनको फैसिलिटीज़ मिली। हम लोगों ने यहाँ से उनको ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद हमने उनको बाहर भेजा, तो वो आज इंडियन टीम में खेल रहे हैं, जिसमें अनिरुद्ध थापा खेल रहा है, दीपेंद्र नेगी खेल रहा है, साहिल पंवार खेल रहा है, रक्षा, तो ऐसे रोहित दानू खेल रहा है। तो ऐसे कई बच्चे प्रतिभाएं हैं, पर ग्राउंड अगर फैसिलिटी मिलेंगी बच्चों को, अच्छा एटमोसफेयर मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो राइज करेंगे, और जो हमारे उत्तराखंड का राज्य खेल है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। जी प्रवीण राज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया कि जो विड्थ है या जो लेंथ है वो तो आज भी या पहले कमोबेश सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसमें खिलाड़ी की भूमिकाओं के बारे में बताइए, जैसे 11 खिलाड़ी, उसमें किस खिलाड़ी की क्या भूमिका होती है, क्या पोजीशन है, और क्या स्ट्रैटेजी या प्लानिंग रहती है गेम के लिए जब हम गेम खेलते हैं। हाँ, जैसे हमने माना कि जैसे एक लीग मैच है, लीग मैच में हमने अपोनेंट पे हमें जैसे 5 गोल मारने हैं, तो वो हमारी स्ट्रैटेजी होती है 4-2-4, मतलब जिसमें 4 डिफेंस होती हैं, 2 मिडफील्ड होती है और 4 अटैकर होते हैं। 4 अटैकर इसलिए होते हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें जी। और अपोनेंट अगर अच्छा है और हमें वो मैच ड्रॉ करना है, तो हमारी स्ट्रेटेजी होती है 4-3-3 जी। उसमें थोड़ा डिफेंसिव भी गेम होता है और अटैकिंग भी गेम होता है। जो हमारे 2-3 मिडफील्ड होते हैं वो अटैक करते हुए अटैक पे चढ़ जाते हैं, और जब हमारे पे अटैक पड़ता है तो वो डिफेंसिव में आ जाते हैं जी। तो जैसे आपने बताया कि अटैक, डिफेंस या मिडफील्ड, ये 3 मुख्य जो एक स्ट्रैटेजी रहती है। तो इसमें कौन सा खिलाड़ी पे किस पोजीशन के लिए कौन सी स्किल को आप देखते हैं, या किस तरह के आप देखते हैं कि ये खिलाड़ी इस पोजीशन पे फिट बैठता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे डिफेंडर है, तो डिफेंडर जितने भी डिफेंडर होते हैं, हम अधिकांश डिफेंडर लंबे लड़के लेते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है, अपोनेंट जो भी कॉर्नर या लंबा बॉल मारता है जी, तो वो अपने हेड से उस बॉल को क्लियर कर सके। मिडफील्ड इसलिए होते हैं कि वो बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे उसने बॉल, उसके साइड बैक ने उसको बॉल दिया है, तो बॉल को अपने राइट आउट को फेंकना है, तो वो बॉल रिसीव करके एक प्लेयर को बीट करके वो लंबा बॉल फेंक सकता है, और अपने जो मेन अटैकर है उसको भी बॉल दे सकता है, ऐसा बॉल दे सकता है जिसमें 99% गोल होते हैं। जी जी। राव जी, सर आप जैसे बताया कि फुटबॉल एक स्ट्रेटेजी वाला ही गेम बताया, 4-2-3 एक कॉम्बिनेशन या एक फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं फुटबॉल में। तो इसमें फॉरवर्ड जो होते हैं मेरे ख्याल से उनका एक सबसे बड़ा रोल होता है ना, कि वही गोल करते हैं, वही टीम को जिताते हैं। तो उस भूमिका के लिए कैसे प्लेयर तैयार करते हैं आप लोग, या कैसे उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए उन खिलाड़ियों में? सर मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और इसमें क्या होता है कि देखिए, जो कोच होता है, जब कोच किसी भी टीम को तैयार करता है तो पहले उस टीम को एनालाइज करता है जिस टीम के साथ अगेंस्ट उसके मैच होना है। तो माना गोलकीपर, जैसे अभी प्रवीण राजी ने बताया कि अलग अलग पोजीशन होती हैं, जिस तरह से गोलकीपर है, गोलकीपर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे कैसे करना है, कैसे सेव करना है, कैसे मुझे अपने डिफेंडर को कैसे उसको कॉल करना है, कैसे अपनी पोजीशन को करना है। उसके बाद डिफेंडर की पोजीशन आ गई, तो डिफेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उन्होंने बताया, उसके बाद मिडफील्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक डिफेंडर अगर 90 मिनट्स का मैच खेलता है, तो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर वो पूरे 90 मिनट्स गेम में रनिंग करता है, और जो मिडफील्डर होता है वो कम से कम 14 से 15 किलोमीटर पूरे 90 मिनट्स गेम में रनिंग करता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मिडफील्डर की, क्योंकि उसका काम डिफेंडर को भी सपोर्ट करना है और फॉरवर्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका मतलब बैकबोन, उसको बोल सकते हैं बैकबोन मिडफील्डर को। और जो मेन फॉरवर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरवर्ड को क्या है कि उसको मिडफील्डर को सपोर्ट करना है, सपोर्ट करके अटैकिंग मूवमेंट पे बनाना है। पर जो आप फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड को सिर्फ उसका टारगेट क्या होता है, गोल। हमें क्या चाहिए लास्ट में, गोल चाहिए। तो गोल चाहिए, गोल के बाद अगर हम गोल करेंगे तभी पब्लिकली पूरा एक हुजूम उड़ता है और वो एक सेलिब्रेशन होता है। तो हर जो 90 मिनट के अंदर हर एक को गोल चाहिए होता है, तो दर्शकों को भी हो, चाहे खिलाड़ी को भी हो। और फॉरवर्ड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आज के दौर में देखा जाए तो एक हमारे टाइम पे भाईचुंग भूटिया उत्तराखंड से, पूरे भारत से बहुत अच्छा नाम कमाया, अर्जुन नेवाड़ी है, और सुनील छेत्री आज की डेट पर देखें तो आज उनकी तुलना की जाती है रोनाल्डो से तो कही जाती है। तो वो एक अच्छे खिलाड़ी, क्योंकि उन्होंने जहाँ स्कोर मारा है तो सबकी निगाहें उस फॉरवर्ड पे। और फॉरवर्ड का क्या है, आई कांटेक्ट, स्किल्स और डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्बिनेशन। इसके कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जब तक हम फुल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपस में कंबाइंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और उसके हमें सालों साल लगते हैं। ये नहीं कि हम अगर 15 दिन उस फॉरवर्ड को खिलाया और उसको बोला जी गोल कर दे, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग आपके आपस में होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होगा। हम उसको बताएंगे, माना अगर वो राइट विंगर खेल रहा है, राइट फॉरवर्ड खेल रहा है या लेफ्ट फॉरवर्ड में आपको किस पोजीशन पे शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग पोजीशन करेंगे, आपको गोल अवेल करना, लास्ट टारगेट आपका क्या गोल है, तो उसको गोल को कैसे आप अवेल कर सकते हैं। ये नहीं कि फॉरवर्ड ही गोल मारेगा, अगर माना अगर डिफेंडर ने फॉरवर्ड को पकड़ लिया तो उसको फॉरवर्ड को पता है कि यार मेरे, मैंने कई बार सुनील छेत्री जी करते हैं, जैसे तेरे का आज उत्तराखंड का खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है अनिरुद्ध थापा, मैं बहुत अच्छे तारीफ करना चाहूँगा उसकी, क्योंकि आज भी वो इंडियन टीम में फर्स्ट 11 में ही खेल रहा है और उत्तराखंड में बहुत गौरव की बात है। और वो जिस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन मिडफील्ड खेलता है, वो सुनील छेत्री के साथ कॉम्बिनेशन उसका बहुत अच्छा है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जब करता है तो वो कई बार क्या होता है, जब सुनील छेत्री को जब 3 डिफेंडर पकड़ लेते हैं फॉरवर्ड को, तो वो अनिरुद्ध थापा को बॉल देता है और वो उस चीज़ में उसमें गोल अवेल कर देता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन, क्योंकि फॉरवर्ड की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर यह है कि फॉरवर्ड को अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ता है और अपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होनी पड़ती है, और बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट उसका होना जरूरी है। जैसे सर ने बात करी ट्रेनिंग और स्किल्स की, अब जैसे आप बता रहे थे कि हेडर या कंट्रोलिंग या क्लियरेंस जो उस तरीके से, तो ये थोड़ा सा इस पर बताइए हमें कि ट्रेनिंग में किन खास बातों पे ध्यान दिया जाता है कि एक फुटबॉल खिलाड़ी के लिए वो अच्छा बन सके। सबसे पहला होता है इंडोरेंस और स्ट्रेंथ जी। दूसरी बात, अगर एज अ मैं कोच हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं जितने भी कंपटीशन जीतूँ, कंपटीशन खेलूँ तो वो जीतूँ। अगर मैंने किसी भी प्लेयर को मेरा एक प्लेयर फॉरवर्ड है तो मैं उससे चाहूँगा, मेरे उससे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं मैक्सिमम ये इससे स्कोरिंग कराऊँ। उसके लिए मैं जब भी सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दूंगा, स्पीड वर्क करवाऊंगा उसे, शॉर्ट रनिंग कराऊंगा, 40 मीटर के 10 शटल वो मरवाऊंगा उसे। उसके बाद फर्स्ट टच, रिसीव एंड शूटिंग जिग-जैग करवा के, उसके जिग-जैग करवाया, दो अपोनेंट खड़े कर दिए, उनको डॉस दिया, शूटिंग मारा मैक्सिमम। मतलब अगर आप 50-50 शूटिंग अगर एक फॉरवर्ड को करवा रहे, तब आपको जब तक आपको मतलब दिल से नहीं लगा कि ये अब ठीक है, अब ये मेरी टीम के लिए परफेक्ट प्लेयर है, तो फॉरवर्ड वैसे ही मिडफील्ड है। मिडफील्ड के लिए जब मिडफील्ड ऐसा होना चाहिए कि जो चारों तरफ साइड बैक को भी सपोर्ट करता है, स्टॉपर को भी और फॉरवर्ड को भी। तो मिडफील्ड एक ऐसा प्लेयर होता है जो 90% बॉलें बनाता है और फॉरवर्ड उसको रिसीव करने 100% गोल मारता है। तो मेरा ये कहना है कि हर एक पोजीशन का अलग अलग टैक्टिक्स और टेक्निक है। जी सर, जैसे ट्रेनिंग पे हमने बात करी अभी कि इस तरीके से ट्रेनिंग है, तो इसमें डाइट का भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि बिल्कुल फिजिकल स्टेमिना का ज़्यादा गेम है फुटबॉल अगर देखा जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आज इंडिया का अगर देखा जाए तो अब थोड़ा सा डाइट पे अच्छा फोकस दिया जा रहा है, और क्योंकि फॉरेन में अगर जाके देखेंगे तो, क्योंकि मैं 2014 में मैनचेस्टर गया था, तो मैंने वहाँ जाके देखा कि बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, और एक जो बच्चा है वो 5 ईयर्स के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको डाइट पे सबसे ज़्यादा फिजिकली उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसके लिए डाइट चार्ट आपका अच्छा होना चाहिए भाई। जैसे आप अगर हम इंडियन लैंग्वेज बोले तो आपको चने, बादाम हो गए, दूध हो गया, दलिया हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए, तो नेचुरल जो फूड है, हरी सब्जी होगी, वेजिटेरियन होगी, तो नेचुरल अगर चीज़ खाएंगे और थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो क्योंकि बॉडी, अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, मसाज करेंगे आप, ऑयलिंग मसाज करेंगे, तो आप बॉडी को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डाइट जरूरी चाहिए। उसके बाद आप कोच के पास, जब भी वो बच्चा, कोच उसको ऑब्जर्व करेगा कि उसके अंदर व्हील पावर कितनी है, कितना उसके अंदर स्टेमिना है, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको फिर वो डाइट के हिसाब से तैयार करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा कि ये बच्चा किस पोजीशन में फिट होता है, या डिफेंडर में होगा या गोलकीपर होगा, पर डाइट के उसके बाद उसको एनालाइज करेगा, उसको बताएगा, फिर उसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग करेगा। और काउंसलिंग क्यों, देखो अगर आप देखा जाए तो अगर आज इंडिया में भी बहुत अच्छा हो रहा है, इंडियन सुपर लीग हो रही है, उत्तराखंड सुपर लीग हमने भी कराई थी 2016 में, तो वो बिल्कुल उसकी पैरेलल में की थी। तो वो आज जो इंडियन ग्रो कर रहा है फुटबॉल में, बहुत अच्छा राइज कर रहा है, तो वो उसमें जो आज इंडियन खिलाड़ी फॉरेनर के साथ खेल रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। उससे क्या कि वो बच्चा इंटरेक्शन खेल रहा है, हो रहा है, देख रहा है कि फॉरेनर जो प्लेयर हैं वो कितना अच्छा खेल रहे हैं, तो वो उनके डाइट को भी फॉलो कर रहा है। तो डाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइट अगर अच्छी होगी और उसकी टेक्निक्स, स्किल्स, वो कोच के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको कैसे निखारना है, उसको कैसे इंडिविजुअल उसको इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल इंटरेक्ट नहीं होगा कोच और प्लेयर का इन सिंगल, तब तक वो बच्चा आगे राइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बोलते हैं काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, और उसको मोटिवेट करना जरूरी है, तभी जाके वो 100% ग्राउंड में रिजल्ट देगा। जी, एक खिलाड़ी के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रवीण राज जी की टाइम टेबल एक खिलाड़ी का क्या होना चाहिए, ना ही सिर्फ फुटबॉल में और किसी भी खेल के हम रिस्पेक्ट में माने, जो कि एक फील्ड गेम होता है, तो इसमें बताइए एक टाइम टेबल कैसे वो मैनेज करे, एक कि वो एक टाइम टेबल में सेट हो जाए और वो फुटबॉल में आगे या किसी भी गेम में आगे नाम करे। सबसे पहले तो मतलब टाइम टेबल की मैं जो बात करूँ, जो एक नॉर्मल प्लेयर हो चाहे एक सामान्य आदमी, मिनिमम 8 घंटे की नींद जरूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए, पहली बात। दूसरी बात,
अर्ली मॉर्निंग जो वेकअप टाइम होता है प्लेयर का 5 to 5:30 होता है, जी 5 से 5:30 तक। उसके बाद अपना फ्रेश होके ग्राउंड में जाना, कोच के आने से, कोच आए ना आए, 2 राउंड अपने मार के प्रॉपर वार्म अप किया। और अगर 1.5 घंटे का मैच है, मतलब 90 मिनट का मैच है, तो उसको कम से कम 90 मिनट खेलने के लिए 3 घंटे प्रैक्टिस जरूरी है जी सुबह और शाम। जी 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करता है, तो अगर मॉर्निंग सेशन अगर हैवी होता है तो इवनिंग सेशन लाइट होगा। जी उसके बाद सेकेंडरी लड़का मॉर्निंग सेशन किया है, उसका ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में जैसे कि वीएस रावत जी ने बताया है कि दूध भी जरूरी है, बटर भी जरूरी है, एक उनका एक प्रॉपर डाइट होता है ना। उन्होंने ज़्यादा ऑयली खाने अपने आप को फिट रखने के लिए, स्टडी भी जरूरी है और शाम को गेम भी जरूरी है। तो इन चीज़ों को करने के लिए, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए इन चीज़ों को, उसको अपना एक तो दिनचर्या, जैसे स्कूल से आता है कोई भी जो भी प्लेयर बनता है स्कूल लाइफ में, तो स्कूल जाता है तो कम से कम 1 घंटा सोना नहीं है, मतलब आराम, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, कि हम इवनिंग के सेशन के लिए तैयार हो सकें। जी बहुत अच्छी बात करी इन्होंने कि जैसे हम जनरली बात करते हैं टाइम टेबल वगैरह में, तो सब बताते हैं कि सुबह जल्दी उठे, मेहनत करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नींद बहुत ज़रूरी है, कि बॉडी को रेस्ट जितना देंगे तो उतना अच्छा बॉडी तैयार हो सकती है। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे उत्तराखंड में जो फुटबॉल की इस समय स्थिति है या चुनौतियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि इस समय क्या है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड तो शुरू से हब रहा है, जैसे मैंने बताया पुरानी हिस्ट्री, और फुटबॉल बहुत अच्छा है, टैलेंट बहुत है। और मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में 70% फुटबॉल खेली जाती है, चीप एंड बेस्ट जिसे बोल सकते हैं। एक आपको ग्राउंड चाहिए, चाहे आप मतलब अगर पहाड़ की देख ली जाए तो नालियाँ जो होती हैं तो उसमें खेल, चाहे आपका गांव छोटा सा अगर आपको मिल जाए तो 10 बाय 10 मीटर का ग्राउंड मिल जाए और उसमें खेत खलिहान में खेल ले, तो गढ़वाल में वो प्रतिभाएं हैं और आज भी खेल रही हैं, ऐसा नहीं है, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पर यह है कि मेन है कि हम जैसे कि इस खेल को कैसे इंप्रूवमेंट करें। और आज उत्तराखंड में फुटबॉल तो खेली जा रही है। आज अगर आप देखा जाए तो मैं पूरे 13 जिलों में पूरा भ्रमण किया है और अच्छी टीमों को भी लेके आया, क्योंकि मैंने संतोष ट्रॉफी में मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा, 2005 की बात बता रहा हूँ। तो हमारे 18 साल के बच्चे थे, तो ये उसमें मैं कोच था, 2005 की बात बता रहा हूँ। तो ये प्लेयर थे, मैं कोच था, तो मुझे यहाँ से बोला गया कि सर ये टीम ना हारेगी, क्योंकि बच्चे यंग लड़के हैं। तो मेरे अंदर वो पोटेंशियल था, वो व्हील पावर थी। मैंने कहा एमपी से टीम थी, उसमें कम से कम 7 प्लेयर इंडियन प्लेयर खेल रहे थे और हमारे सब फ्रेश लड़के थे। तो मैंने सर हम इसको एमपी को जरूर जीतेंगे। तो ये व्हील पावर थी उन लड़कों को, मैंने उनको पोटेंशियल दिया और वो लड़के बहुत अच्छा खेले और वो टीम हमने एमपी को 2-1 से हारा, जिसमें उसमें नेशनल और इंडियन प्लेयर खेल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी प्रतिभा है। अगले दिन आर्टिकल भी छपा कि भाई बहुत अच्छा उत्तराखंड के छोटे बच्चों ने खेला। तो ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं यहाँ है, पहाड़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जुनेली है, क्योंकि टैलेंट बहुत होता है। मैं कहता हूँ यहाँ से भारतीय टीम में यहाँ से फिर वही दौर 1950 से लेके 1970-80 तक का वही दौर कि भारतीय टीम में 7 से 8, आज तो 2 लड़के 3 लड़के खेल रहे हैं, वही दौर वापस आएगा और आज दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा होगा और उत्तराखंड का भी नाम रोशन होगा, खिलाड़ियों का भी नाम रोशन। खेल महाकुंभ में एक उत्तराखंड में एक प्रतियोगिता हो रही है सरकार की तरफ से, या खेलो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, तो इस तरीके की चीज़ें कितना हेल्प करती हैं खिलाड़ी को, खास करके जो नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं नए प्रतिभाओं के लिए। तो उस पर बताइए कि ये चीज़ प्रतियोगिताएं किस तरीके से प्रभाव डालती हैं इन खिलाड़ियों के ऊपर। इन खिलाड़ियों के ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों को चाहिए कंपटीशन, सबसे पहली बात है। और एक बच्चा, एक जो नया प्लेयर होता है, जैसे जो 10 से 12 साल का होता है या 14 साल का होता है, तो वो सबसे पहले अपने सीनियर को दे, जैसे वीएस रावत जी ने बताया है कि जो पहले ज़माने में जो हब हुआ करता था, तो हम भी मतलब जब ये खेला करते थे, वीएस रावत जी या अपने श्याम थापा जी खेला करते थे, हम बहुत छोटे हुआ करते थे। हम उनको स्पोर्ट्स कॉलेज में जब थे तो हम उनको देखने आया करते थे पवेलियन में। तो उस टाइम पे मोहन बगान जितनी भी आती थी। तो अब का जो हब है, जितने राज्यों, मैं इसे सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो जैसे खेलो इंडिया करवा रही है, तो इसमें जो नए बच्चे हैं, तो जो सेलेक्टर को देखने के लिए मिलते हैं कि जैसे आजकल प्राइवेट स्कूलों का बहुत अच्छा वो है कि उसमें अच्छे कोचेस हैं। प्राइवेट स्कूल का जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज है, सरकार ने स्पोर्ट्स कॉलेज खोले, यहाँ पे खोले हैं, पिथौरागढ़ में खोले हैं कि टैलेंट निकले। और हमारे उत्तराखंड में तो मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मैं इतना टैलेंट है। हम भी ये चाहते हैं कि जैसे सबसे पहले कि ग्रास रूट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ जैसे एकेडमी है जिससे कि बच्चे ग्रो करें और कंपटीशन होते रहें, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं एक अच्छे लेवल पे पहुँचें। जी राव जी, सर जैसे आपने बताया कि मतलब उत्तराखंड में
पहले वो दौर था 1950 1970 तक का, और अब शायद वो थोड़ा सा दौर लौटने लगा है। तो अब क्या लगता है आगे आगे भविष्य में क्या दिख रहा है आपको उत्तराखंड में? सर भविष्य बहुत अच्छा है उत्तराखंड का, और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आज भी अगर आप उठा के देखें तो हमारे द्वारा ही कई बड़े बड़े टूर्नामेंट किए हैं। उत्तराखंड ऑल इंडिया गढ़वाल कप हो गया, उत्तराखंड सुपर लीग जो ISL की तर्ज पे हुआ, बहुत बड़ा, जिसमें आपको भी ना हो तो कम से कम 10,000 पब्लिक 2016 में जब एक हब था, उस समय कम से कम हम लोग 1 रुपये 2 रुपये टिकट लेते थे जब हमने शुरुआत करी थी फुटबॉल की। तो आज वही पवेलियन ग्राउंड, आज आप हिस्टोरिकल ग्राउंड देखेंगे, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मतलब टैलेंट बहुत अच्छा है और भविष्य बहुत अच्छा है उत्तराखंड का भविष्य। अगर आप देखें तो कम से कम हमारे द्वारा ही ट्रेन किए हुए बच्चे 350 बच्चे गढ़वाल राइफल में, कुमाऊं राइफल में, बीजी रुड़की, मतलब कई और प्रतिभाएं हैं। तो आज गढ़वाल राइफल की टीम नाम कमा रही है, बीजी रुड़की कमा रही है, आपका कुमाऊं रेजिमेंट कमा रही है। तो कई बड़े बड़े उसमें डिपार्टमेंट में है, ONGC में है, तो बच्चे निकल रहे हैं। पर क्या है, थोड़ा सा अफसोस ये होता है कि बच्चे अदर राज्य में जाकर रजिस्टर हो रहे हैं और वहाँ से अब उस राज्य का नाम कमा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वो पॉलिसी अगर यहाँ अगर लागू हो जाए और यहीं के बच्चे जाएं और उत्तराखंड का नाम कमाएं और गोल्ड मेडलिस्ट लेके आएं। क्योंकि अगर आपको यकीन ना हो तो पहली बार हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे थे, दीपेंद्र नेगी और अनिरुद्ध थापा 2013 में गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन चैंपियनशिप में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसे नहीं है, और उन बच्चों को हमने 2011-12 में ट्रेन तैयार किया था, तो वो बच्चे आज नाम कमा रहे हैं, इंडियन टीम में खेल रहे हैं। तो अगर आप 13 जिलों में भ्रमण करें तो बहुत अच्छा। और पहाड़ों में सबसे बड़ी चीज़ है अगर पहाड़ों में स्टेडियम बना दिया जाए, और मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूँगा मोदी जी का भी, खासतौर पर जिन्होंने खेलो इंडिया फिट इंडिया बनाया है बहुत चार, और खेलो इंडिया के जो अभी जो नया कंसेप्ट बनाया है उसमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। मणिपुर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें अब पहले एक टाइम था कि खिलाड़ी खेलता था और नौकरी ढूंढता था, नहीं मिला तो कुछ नहीं घर में बैठ जाता। अब खिलाड़ी कोच भी बन सकता है, अब खिलाड़ी रेफरी भी बन सकता है, अब खिलाड़ी मैनेजमेंट में भी जा सकता है, और मतलब उसके साथ प्रोजेक्ट सिस्टमेटिक में भी जा सकता है, मैनेजर बन सकता है। तो अब बहुत अच्छे कोर्सेज शुरू हो गए। पहले तो होता था कि हमारे टाइम में या तो MPED करो या BPED करो या NIC करो, उसके अलावा कुछ। अब क्या एक से कोर्स आ गए, A लाइसेंस कोर्स करो, B लाइसेंस करो, C लाइसेंस करो। तो कोर्सेज कोचेस के लिए बहुत ज़्यादा हो गए। प्राइवेट जॉब भी अच्छे हो गए, गवर्नमेंट जॉब भी अच्छे हो गए, तो ऑप्शन खुल रहे हैं। गवर्नमेंट में उत्तराखंड गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। और थोड़ा सा मैं एसओएन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि एसओएन भी थोड़ा सा आगे बच्चों को प्रोत्साहित करे और फुटबॉल के डेवलप को और आगे बढ़ाए। जी जी प्रवीण राज जी, एक मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे हम वर्ल्ड फुटबॉल एक देखते हैं, मतलब फुटबॉल एक सबसे पॉपुलर गेम है, ये हम सब जानते हैं, हर जगह खेला भी जाता है, लेकिन इंडिया का वो स्थान नहीं है या कभी रहा था 1950 के दशक में जब हम शुरुआत ही था वो दशक। तो क्या वजह रह गई, जबकि टैलेंट की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है, सुविधाएं भी हैं, लेकिन वो स्थान मिल नहीं पा रहा है या हो नहीं पा रहा है? क्या लगता है आपको? सर, सबसे पहले ये बात है कि हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ग्रास रूट की है। मतलब आदमी जब तक ग्रास रूट आपका डेवलप, मैंने बताया था ना कि जब बेसिक आपका जब तक स्ट्रांग नहीं हो, जैसे छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको बेसिक ABCD सिखाया जाता है, नहीं तो उसे A फॉर एप्पल B फॉर बॉल नहीं सिखाते, पहले उससे बोलते हैं ABCD। तो ऐसे ही जब तक ग्रास रूट हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, आदमी अब जो, क्योंकि फुटबॉल एक बहुत गरीब खेल है, बहुत गरीब खेल है फुटबॉल। दूसरी बात, इंडिया की जो मैं बात कहूँ, पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा हमारा फुटबॉल खेले, एक नेशनल खेले, कोई कोर्स कर ले और नौकरी कर ले। मैं ये चाहता हूँ एज अ कोच होके कि अच्छी टेक्नोलॉजी है, फुटबॉल बहुत ग्रास रूट हमारा ग्रास रूट है और एस्ट्रोटर्फ है, सारे वो हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कोचेज होने चाहिए, कुछ जो अब जैसे 60 साल तक एक कोचिंग दे रहे हैं, तो नए कोचेज अब जैसे NIS को ही प्रकाश डालते हैं लोग, NIS। लेकिन अब जैसे VS रावत जी ने बताया कि A लाइसेंस B लाइसेंस में उसके लिए स्पेशल कोचिंग दी जाती है, फॉरेन भेजा जाता है, ग्रास रूट को डेवलप किया जाता है। तो उसमें जैसे अभी अंडर 17 वर्ल्ड कप होता 2 साल पहले, तो हमारा इंडिया का जो स्तर था बहुत नीचे था, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पूरे ऑल ओवर इंडिया में उत्तराखंड के बच्चे बेस्ट है जी, बेस्ट है उत्तराखंड के बच्चे। वो इसलिए भी कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां वैसे है कि हमारा स्टैमिना नेचुरली अच्छा है, और ग्रास रूट जहाँ स्ट्रांग हो गया तो फुटबॉल अपने आप ही डेवलप करेगा। सर, अंत में हमारे नव प्रतिभाओं के लिए कुछ बता दीजिए ताकि वो एक फॉर्मूला बांध के उसको आगे फॉलो करे और उसको अप्लाई करे अपनी लाइफ में। सर, मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा, बेटा सभी खिलाड़ियों से, पूरे भारतवर्ष के, पूरे उत्तराखंड के, कि खेलो, पढ़ो और स्वास्थ्य पे ध्यान रखो। और सिर्फ मैं लास्ट में, मेरी एक शुरू से पंक्ति रही है, मैं कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये एक मेरा वो है, अगर इसको आप लाइफ में करेंगे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, पर आपको अपनी प्रतिभाओं को इंडिविजुअल खुद प्रैक्टिस करें, खुद अपने को निखारें,
दुनिया अपना आप आपको कदमों पे चूमेगी और आपको ले जाएगी, क्योंकि जो आज सर ने बताया कि भारत आज रैंकिंग में तो धीरे धीरे रैंकिंग में बढ़ रहा है और प्रतिभाएं निकलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उसमें इनिशिएटिव ले रही है और फुटबॉल को और खेल को आगे बढ़ावा दे रही है। तो सभी आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिट रहें और हमेशा नशे से दूर रहें। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।